है। तो स्वास्थ्य के बारे में अभी मैंने कुछ दिन पहले जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था और उस समय भी वहाँ की खामियों को दिखाया। कोई भी घटनाएं हैं जो हो रही हैं, अगर उसके कुछ पिक्चर्स या फिर कोई वीडियोस या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अगर दिया जाएगा तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है, उसको सस्पेंड करवाया जाएगा। अभी इससे पहले भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आई जिसके बाद यहाँ के लोगों को चेंज किया। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर वाला में आप सभी का स्वागत करना करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर रागिनी सोनकर मैम हैं जो मछली शहर विधायक हैं। आज दोस्तों यहाँ पर आयुष चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। मैम से जानते हैं तकरीबन इसकी लागत 4 करोड़ 80 लाख रुपए की थी। इसमें जो योगदान जो है, मुख्य योगदान है जिनका सानिध्य हुआ है जया बच्चन मैम का था और मैम के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है आज मछली शहर में। कुछ बताएं मैम इसके बारे में और डिटेल। हमारे चुनाव के दौरान आदरणीय सांसद आई थी डिम्पल यादव जी और जया बच्चन जी, और उस समय वादा किया गया था हमारी जनता से कि जैसे कि आपके प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर है, एम्स से पढ़ी हुई है, नेत्र विशेषज्ञ है, और अगर उसको आप विजयी बनाते हैं तो यहाँ पे फ़ंड देंगे और एक जो चिकित्सा के लिए जो है क्लिनिक खोलने के लिए यहाँ पे फ़ंड मिलेगा। और उसके अंतर्गत आई थिंक पिछले साल हमारे पास बजट आया था। सारे पेपर वर्क्स होने के बाद ज़मीन जो है वो हमने डिसाइड करी और आज हमने शिलान्यास किया। डेफिनेटली हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि 1 साल के अंदर इसको हम इनॉग्रेट करेंगे और फंक्शनल बनाएंगे। हेल्थ सेक्टर में और क्या क्या चुनौतियाँ हैं? मैंने जो देखा है अभी तक, नेता वादा करके जाता है लेकिन कभी पूरा नहीं करता, लेकिन आपने 2 साल में ये वादा जो है पूरा करके दिखा दिया। इस पर आप क्या बोलेंगे जो है जनता को अपने? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस समय 2022 का चुनाव था तो जनता ने सिर्फ नेता नहीं चुना है, अपनी बेटी को चुना है, अपनी बहन को चुना है और साथ ही साथ एक डॉक्टर को चुना है। और डॉक्टर जो है हमेशा चाहता है कि उसके इर्द गिर्द में सभी लोग स्वस्थ रहें, और उसी आशा को मैं पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अभी तो जस्ट ये लड़ाई शुरू हुई है, ये आई हॉस्पिटल है। इसके बाद मेरा सपना है कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर खुले। उसके बाद आगे जिस तरीके से कैंसर की बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, कैंसर के इस जनपद को एक बड़ा इंस्टीट्यूट कैंसर के लिए मिले ताकि लोगों को दूर दूर तक बीमारियों का इलाज कराने के लिए ना जाना पड़े। साथ ही साथ पेस मेकर की सुविधा जो है वो CSC लेवल पे अवेलेबल हो पाए। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा कार्डियोलॉजी सेंटर हम स्थापित कर पाएँ। और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर जनता का विश्वास इसी तरीके से मेरे पे बना रहा, आशीर्वाद बना रहा, तो मछली शहर और पूरे जनपद को बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी में रहेगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट में है? देखिए, अभी तक मैंने जो पूरे जनपद में पता की है, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हमारे पास बिना टाके वाली सर्जरीज़ नहीं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बिना टाके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। साथ ही साथ रेटिना की जो मशीन्स हैं वो यहाँ अवेलेबल होंगी। जो आपकी शुगर की वजह से और BP की वजह से पर्दे में खून आ जाता है, पर्दे में खिंचाव हो जाता है या पर्दा फट जाता है, उस पर्दे का इलाज हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे हो पाए। साथ ही साथ जब चोट लग जाती है तो देर से इलाज होने के कारण किसी की पुतली में चोट, किसी के रेटिना में चोट लगने की वजह से हम देखते हैं कि पेशेंट रेफ़र होता जाता है। यहाँ से जाता है जिला, जिला से जाता है BHU से जाता है लखनऊ, लखनऊ से पहुँचता है दिल्ली, और जब तक वो दिल्ली पहुँचता है तब तक आँखें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक अलग से ट्रॉमा के लिए एक OT रहे कि वो जो कि 24 आवर्स फंक्शनल रहे। कोई भी ट्रॉमा का केस हो उसको इमीडिएटली उसकी मदद हो सके। मैम, हेल्थ सेक्टर में अभी क्या चुनौतियाँ हैं और इसका निराकरण के लिए क्या करें? हेल्थ सेक्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। आज अगर हम देखें तो सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पे सही से फंक्शनैलिटी नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो उनके नंबर्स पेशेंट्स के अनुपात में नहीं है। साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एडवांस मशीन्स नहीं हैं। दवाइयों के जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे पास ग्रेड्स अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण जो है करना बहुत ही आवश्यक है। क्या निवारण करेंगे मैम इसके लिए? देखिए, अब अभी तो मैं विपक्ष में हूँ। मेरे पास सबसे अगर मजबूत चीज़ है वो मेरी आवाज़ है, और उससे मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश और देश सुनता है। तो स्वास्थ्य के बारे में अभी मैंने कुछ दिन पहले जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था और उस समय भी वहाँ की खामियों को दिखाया था, किस तरीके से काला पानी जो है वो बच्चों के मेडिकल हॉस्टल में घूम रहा है। अगर हमारे डॉक्टर्स बीमार पड़ेंगे तो पेशेंट्स को कहाँ से ट्रीट कर पाएंगे। साथ ही साथ वहाँ के मोस्ट ऑफ दी OPDs, IPDs सब नॉन फंक्शनल थी। बिल्डिंग बनने से पहले खंडहर में तब्दील हो रही है। तो ये सारे इश्यूज़ को उठाया है, और जब तक अभी हमारी सरकार विपक्ष में है 2022 से लेकर के 27 के चुनाव तक, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो। आज इलाहाबाद में जिस तरीके से
जैसे प्रयागराज में हमारे बच्चे धरने पे हैं, हमारी बेटियों को पीटा जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सरकार हर किसी की तरफ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है और इसी के नाते मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जनता जो है वो जागरूक होकर के इस उपचुनाव में और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव में अपने हक के लिए पीडीए का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी को। माय लास्ट क्वेश्चन इज मैम, एज अ डॉक्टर यू नो वेरी वेल कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं मैम उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं इतना। मेरा ये कहना है जहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ पे एक्शन लीजिए, एक्शन लेंगे तभी उस हाउ मैम, कैसे एक्शन कैसे लेंगे जो अगर वर्क नहीं जनता थोड़ा डरती है अगर जाती है किसी के पास, पुलिस के पास या नेता के पास। देखिए मेरा ये कहना है किसी भी जगह को चलाने के लिए उसके निचले स्तर से ग्राउंड स्टाफ से लेकर के टॉप मोस्ट जो भी अधिकारी हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ उसमें निगरानी और देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समय समय पर बीच की कड़ियाँ टूटती हैं जिसकी वजह से ये सारी असुविधाएँ देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में हमें मौका मिला तो इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा और जब तक मौका नहीं मिलता तब तक मजबूत आवाज़ उठा करके अपने लोगों को हक दिलाने की कोशिश करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं बाहर से वो मोनोपोली दवाइयाँ लिखते हैं जो कि 2 ही 3 मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, बाकी कहीं पर नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, डॉक्टरों से क्या बात? देखिए आप लोग बहुत ही समझदार हैं और साथ ही साथ आप लोग बहुत ही सक्रिय मीडिया पीपल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि बीइंग अ चिकित्सक, बीइंग अ डॉक्टर और एक एमएलए, अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं हैं जो हो रही हैं, अगर उसके कुछ पिक्चर्स या फिर कोई वीडियोस या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अगर दिया जाएगा तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है, उसको सस्पेंड करवाया जाएगा। अभी इससे पहले भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आई जिसके बाद यहाँ के लोगों को चेंज किया गया, स्टाफ्स में चेंजेस आए हैं और ऐसा अगर कुछ भी सामने आएगा तो उस पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। मेरे पास ऐसे डॉक्टरों की जो है पूरी जो है वो है सबूत के साथ। अगर आपके पास सबूत है, मेडिकल स्टोर पे जाओ तो 2 ही 3 मेडिकल स्टोर पे वो दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि कंपनी के स्पेसिफिक दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल होने के बाद भी अगर बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं हैं, आपके पास अगर सबूत हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि वो सारे सबूतों को आप मेरे सामने लेकर के आएँ और हम सीएमओ से और बाकी जो भी हायर अथॉरिटीज़ होंगी, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस विभाग के प्रमुख सचिव से भी बात करेंगे और कठोर कदम उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह जो दवा लिखी जाती है कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं होती है, इनकी अपनी कंपनी होती है जो सिर्फ इनके ही दुकानों पे मिलती है जहाँ पर ये लिखते हैं। दूसरी जगह पे जाओ, मैं खुद गया हूँ, नहीं मिलती है। 2 ही 3 दुकान पे मिलेगी दवा ये जो लिखते हैं और इतनी महंगी दवा होती है। जो 20 रुपए की दवा है वो 300-400 रुपए की एक पत्ता दवा मिलती है। सेटिंग के तहत रखते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको मैं कहूँगी कि आप लोग उजागर करें, वीडियो के माध्यम से, प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से, उसकी फ़ोटोज़ के माध्यम से उसको अवगत कराएं और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। हमारे